आज मैं बात करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। बट उसके पहले मैं आपको कुछ एक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। आज क्या हो रहा है फ्रेंड्स, की जो आपकी वर्किंग लाइफ है या जिसको अर्निंग लाइफ भी कहते हैं, वो कम होके हो गई है 20 साल। आज से 5 साल या 10 साल पहले या इवन 15 साल पहले लोग 25 साल की उम्र में नौकरी करने शुरू करते थे और वो 60 या 65 साल की उम्र तक नौकरी करते थे। तो कम से कम 40 साल उनकी अर्निंग लाइफ होती थी। बट आज ये ऐसा हो गया है कि जो लोग 45 या 50 साल में अगर जिनकी नौकरियां छूट जाती है, उन्हें नौकरी मिलती ही नहीं और वो फोर्सफुली या तो अपना खुद का कुछ शुरू करते हैं या बेरोजगारी की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपकी अर्निंग लाइफ खाली 20 साल की रहेगी, अगर आपने 25 साल की उम्र में कमाना शुरू किया और आपको लगता है कि 45 साल के बाद आपको नौकरी नहीं रहेगी, और ये हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आप सारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप देखोगे एवरेज एज जो एम्प्लॉयज़ की है वो 40 साल के आसपास है या मैक्सिमम 45 साल के आसपास है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि काफ़ी लोगों को नौकरियां मिल रही है बट लंबे समय तक वो नौकरी नहीं कर पाते। खास करके आप अगर मिडिल मैनेजमेंट में हो या लोअर मैनेजमेंट में हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि इस 20 साल की उम्र, 20 साल की वर्किंग लाइफ में आपको घर खरीदना है, वो भी आप शायद लोन पे लेंगे। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है क्योंकि 45-50 साल के बाद आपके पास नौकरी नहीं होगी शायद। आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन देनी है और एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है। इसलिए मैं कहता हूँ 2024 के शुरुआत में मेरा जो पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है फाइनेंशियल प्लानिंग पे, और मैं हर साल बनाता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों बार बार फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हो? मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम पे इतने सारे लोग हैं जिनकी उम्र 45 या 50 साल के आसपास है, उनके पास अब स्टेबल जॉब नहीं है, लोन अब भी सिर पे है, बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी हायर एजुकेशन को वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग तो दूर की बात है। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ आज फाइनेंशियल प्लानिंग पे। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो कीजिए। मैं बहुत कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस एक नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा जो मैं हर साल स्टार्ट ऑफ द ईयर सबको कहता हूँ। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना सो दैट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के ऐसे ही वीडियोस या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपके हिसाब से क्या ज़रूरी है? वीडियो को पॉज करके बताना। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी शुरू करनी है तो आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है आप खुद। भारत में 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो अपने घर में सिर्फ अकेले कमाने वाले हैं। हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट है, हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं बट मोस्टली कमाते सिर्फ 1 लोग। ऐसे में अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया, अगर आपने अपने बारे में सोचा नहीं, तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि क्या आप फिजिकली फिट हैं 30 साल नौकरी करने के लिए? क्या आप फिजिकली फिट हैं कि आप लाइबिलिटीज ले सको? अब इससे मेरा सबसे पहला जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो टूल मैं कहता हूँ वो है मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए, जब इंडिया में पैंडेमिक हुआ, ग्लोबली पैंडेमिक हुआ, तो सबसे ज़्यादा लोगों को क्या तकलीफ दिया वो है उनका मेडिकल बिल। और आज भी सबसे ज़्यादा इमरजेंसी के खर्चे क्या आते हैं? अचानक से कोई फैमिली मेम्बर में बीमार हो गया। तो ज़रूरी है कि आज ही सभी लोग, अगर आपने अपना मेडिक्लेम नहीं किया है तो मेडिक्लेम ज़रूर कीजिए। फैमिली प्लान लीजिए, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को कवर कीजिए उसके अंदर, सो दैट आप फिनेंशियली सिक्योर्ड हो। एक बार अगर आप हॉस्पिटल में गए ना, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपका ₹1,00,000 से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा छोटी सी बीमारी पे। और नॉट ओनली वो पैसा खर्चा हो जाएगा, आपकी अर्निंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी उस पीरियड में। तो सबसे पहला स्टेप है मेडिकली अपने आप को इंश्योर कीजिए। एक मेडिक्लेम प्लान जरूर लेना। अगर आपने नहीं लिया है, वीडियो को पॉज करके लिखिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को फ़ोन कीजिए और जिसी भी कंपनी से आपको चाहिए एक मेडिक्लेम प्लान जरूर लीजिए। मिनिमम 5 लाख का मेडिक्लेम प्लान, खास करके अगर आप अर्बन एरियाज़ में रह रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरे इंश्योरेंस के ऊपर, वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी, आपकी अर्निंग शुरू होगी, आप एसेट खरीदना शुरू करोगे, आप रेजिडेंशियल घर लोगे, आप गाड़ी के लिए होम लोन लोगे,
और वो सारी जो आपके पास लोन की जो लाइबिलिटीज़ होती है वो 15 से 20 साल तक रहेगी। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ में सिर्फ सिंगल अर्नर हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें। बाकी कोई इंश्योरेंस ले या न ले चलता है, बट टर्म इंश्योरेंस प्लान ज़रूर ले, टर्म लाइफ ज़रूर ले। इसकी प्रीमियम बहुत ही कम होती है। कोशिश कीजिए कि जितने जल्दी आप अपने लाइफ में यह इंश्योरेंस ले सके ज़रूर लीजिए। 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। सालाना प्रीमियम अगर आपकी अर्ली एज है तो 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। अगेन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिए। अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र या चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलके आज ही एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लीजिए। याद रखना, आप जो लाइबिलिटी लेते हो वो एक एसेट खरीदने के लिए लेते हो। आप घर खरीदते हो, लोन नहीं खरीदते हो। अगर आपको कुछ हो गया तो आपका परिवार आपके घर में नहीं रहेगा, आपके लोन को अपने सिर पे लेके घूमेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस अपने लिए ज़रूर लें, अगर आप अर्निंग मेंबर हो अपने फैमिली में। अब तीसरी बात आती है, जैसे मैंने कहा, एसेट की। अब क्योंकि हमारा अर्निंग एज शुरू हो जाता है 25-26 साल में, नॉर्मली बाय द एज ऑफ 30 हम मैरिड हो जाता है, वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर द किड्स, और यही एक पीरियड होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को घर खरीदने का ख्वाहिश होता है। अब घर खरीदने के लिए आपको 2 या 3 चीज़ सोचना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एसेट है लाइफ का, और सबसे महंगा एसेट भी हो सकता है आपके लाइफ का। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग घर के लिए करें तो आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि एटलीस्ट घर का 20% सेविंग आपके पास हो। अगर आप 50 लाख का घर ले रहे हो तो कम से कम 10 लाख रुपए का सेविंग करने के बाद ही आप घर के बारे में सोचें। और दूसरा, जहाँ भी कहीं घर ले रहे हो, ये ज़रूर ध्यान देखना कि आपकी जो मंथली ईएमआई है, क्योंकि 95% लोग घर इंडिया में लोन लेके लेते हैं। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन आपकी जो भी मंथली सैलरी हो या मंथली बिजनेस इनकम हो, उसका 40% से ज़्यादा आप लोन की ईएमआई नहीं भरेंगे। क्योंकि अगर आपने बहुत महंगा घर ले लिया, बहुत ज़्यादा ईएमआई पे कर रहे हो, तो आप हमेशा एक बंद के रहोगे। आपकी बाकी सेविंग्स बंद हो जाएगी, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग बंद हो जाएगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड्स बंद हो जाएंगे, आपको बार बार जॉब चेंज करना पड़ेगा, आप स्ट्रेस में रहोगे, और खुदा ना खास्ता अगर कोई पेंडेमिक आ गया तो आपका लाइफ बहुत ही बर्डनसम और स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इसीलिए 20% मिनिमम सेविंग कीजिए बिफोर यू थिंक ऑफ बाइंग अ हाउस। और दूसरा, आपकी ईएमआई को 40% से कम रखिए। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी सैलरी तो ग्रो होगी, आज जो मैं कमा रहा हूँ वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, हर साल 8-10% से ग्रो होगा। नहीं, अगर वो ग्रो होता है वो आपके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि आपकी ईएमआई कांस्टेंट होगी, बट आगे की फ्यूचर सैलरी के बेसिस पे आज लोन का एप्लीकेशन नहीं करना है। तो ये होता है घर के बारे में। अब आता है बच्चों के फैमिली एजुकेशन के बारे में। देखिए, आपके और मेरे माता पिता ने हमें पढ़ाया, हम बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं, बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए अच्छा निवेश भी करें। और मैं जो निवेश लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप पहला निवेश वो करेंगे जहाँ पे आपको आपके कैपिटल का पूरा सिक्योरिटी हो। तो आप कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे अगर आपकी फीमेल चाइल्ड है तो सुकन्या योजना में आप पैसे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी योजना है। अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं। मैं काफ़ी लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बोलता हूँ। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा काम करता है जब आपका गोल बेस्ड सेविंग हो। अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा 4-5 साल का है और आपको 10-15 साल के बाद एक अच्छी रकम चाहिए फॉर हायर एजुकेशन, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट। एसआईपी शुरू कीजिए, हर साल निवेश कीजिए। आप देखेंगे 15 से 20 साल में आपने एक इतना अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लिया है कि आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे सकते हैं। देखिए, एजुकेशन इन इंडिया एक्सपेंसिव है। हर साल एजुकेशन कॉस्ट 20 से 25% बढ़ रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे जगह पे निवेश करो जहाँ पे आपको 15 से 20% रिटर्न आ सकता है। और म्यूचुअल फंड वो आपको दे सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली निवेश करो, लंबे अवधि तक निवेश करो और बीच में उसे तोड़ो नहीं। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप कि हमें किस एज में डेट फ्री होना है। जैसे हमने 30 साल की उम्र में अगर लोन ले लिया है, हमने म्यूचुअल फंड का निवेश भी शुरू कर दिया है, तो हमें डेट फ्री कब तक होना है, खास करके अगर आपका होम लोन है।
आइडियली मैं सजेस्ट करता हूँ कि बाय द एज ऑफ 45 आपको डेट फ्री हो जाना चाहिए। आप कैसे होंगे? सिंपल है, अगर आपको ईएमआई आपकी हर साल 10% से बढ़ाइए, 12 ईएमआई की जगह पे 13 ईएमआई भरिए। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स कीजिए, आप देखेंगे कि आपका जो 20 साल का लोन है वो 10 से 11 साल में ख़त्म हो जाएगा। बट स्मॉल स्टेप्स अगर आप लेते रहे तो लार्जर स्टेप्स में आपको बेनिफिट होगा और 45 साल के एज तक आप होम लोन से फ्री हो सकते हैं। सो दैट उस एज के बाद अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है या बच्चों को अपने सपोर्ट करने के लिए कुछ करना है तो आप फ्री हो। अब आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि मैंने कहा कि इंडिया में जो वर्किंग एज है या अर्निंग एज है वो सिर्फ 20 साल रह गई है। लोग 25-26 साल की उम्र में नौकरी शुरू करेंगे और 45-46 साल तक आइदर वो अपने पीक पे चले जाएंगे, जो खाली 5% लोग अचीव कर पाते हैं, या बहुत सारे लोगों को उसके बाद जॉब मिलना डिफ़िकल्ट होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपकी एजुकेशन पैटर्न चेंज हो रही है, आपने जो 20 साल पहले पढ़ा है वो अब 20 साल बाद चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरीके से कौन सी सेक्टर आगे जाके अच्छे करेगी आपको नहीं पता है। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी ये सोच के करना है कि अगर बाय द एज ऑफ 50 अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो भी जो लास्ट का 25-30 साल है, क्योंकि एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ गई है बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, आप वो 30 साल सुकून से पीसफुली इंजॉय कर सके। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पेंशन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। मैं सभी को कहता हूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो आप आज ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वो 15 साल का है, उसे आप 20 साल तक कर सकते हैं। अपने और अपने स्पाउस के नाम पे कीजिए, टैक्स पे रिटर्न है, बट एक अच्छा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर रिटायरमेंट। एंड अगेन इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फुल्ली सिक्योर्ड है। अगर आप थोड़ी अच्छी सेविंग कर रहे हैं, बच्चों की सेविंग के अलावा भी आप निवेश कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड वापस मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा है। आप रिटायरमेंट के लिए वहाँ भी प्लानिंग कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बहुत अच्छी स्कीम है। आप वहाँ पे भी 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, वो भी आपको लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। देखिए, सब कुछ अच्छा है, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ रही है, बच्चे कमाने लगेंगे 20 साल बाद, सब कुछ ठीक है। बट हमेशा प्लान कीजिए कि अगर कुछ चीज़ नहीं होता है सही तरीके से तो एटलीस्ट आप आत्मनिर्भर हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो इसके साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 2024 में वापस सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। काफ़ी लोग मुझसे ये कहेंगे, कमेंट डालेंगे कि आपने बार बार इस चीज़ों के बारे में बात किया है, लेकिन फ्रेंड्स, अगर भारत में 10% से कम लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, लोन लेने के बाद वो रीपे नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, 45 या 50 साल में काफ़ी लोग बेरोज़गार वापस हो रहे हैं, तो इसके लिए मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग पे कहना ज़रूरी है। मैं कहते रहूँगा जब तक ये रेशियोज़ नहीं इम्प्रूव होंगे। बट एक चीज़ है, अगला 10 साल भारत का है, अगला 20 साल भारत का है। आप ये याद रखना कि आप ऐसे कंट्री में हो जिसका फाइनेंशियल सिक्योर्डनेस है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया होता 2 या 3 साल पहले, तो इस साल आप कम से कम 30-40% रिटर्न बनाते। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना। Until next time, bye.